हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सो अपना लेक्चर्स चल रही हैं, अपनी क्लासेस चल रही हैं इंडियन सोसाइटी टॉपिक के ऊपर। ओके और इंडियन सोसाइटी के अंदर जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, जो टॉपिक्स हो चुके हैं, वो अपना पहला हुआ था सेलिएंट फीचर्स, इंडियन सोसाइटी। सेकंड टॉपिक था अपना रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने इसके बाद पॉपुलेशन को किया था। पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो। पॉपुलेशन के बाद अर्बनाइजेशन। फिफ्थ हुआ था आपका कम्युनलिज्म। सो जो आज का आपका टॉपिक होने वाला है वो होगा रीजनलिज्म। कि रीजनलिज्म होता क्या है। हम लास्ट क्लास जो अपनी हुई थी कम्युनलिज्म के, हमने अंदर पढ़ा था कि एक इंसान की एक फीलिंग जो अटैच होती है उसकी कम्युनिटी से, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बॉन्डिंग, उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। अब सेम वही चीज़, थोड़ी सी जो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली बात है वो कम्युनिटी से हटकर किसी पर्टिकुलर एक टेरिटरी से जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे रीजनलिज्म। एक रीजन से जुड़ जाए। ओके चलते हैं अपना। तो रीजनलिज्म होता क्या है भाई। रीजनलिज्म वो होता है कि इंसान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करे अपने ज्योग्राफिकल एरिया से। पर्टिकुलरली ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। लाइक बिहार में रहने वाले बिहारी, हरियाणा में रहने वाले हरियाणवी, पंजाब में रहने वाले पंजाबी, दिल्ली में रहने वाले डेलाइट्स, है ना, तमिलनाडु के लोग तमिलियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट। इस टाइप की जो एक हम अपने आप को एक रीजन से जोड़कर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और हम एक जुड़ाव फील करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन से बहुत ज़्यादा इन कंपैरिजन टू बीइंग इंडियन। वी आर सेल्फ इंडिकेट दैट हम कहाँ के हैं। हम भाई बिहार से हैं, हम यूपी से हैं। हम जब लोगों के अंदर एक रीजन को लेके ज़्यादा सेंटिमेंट्स, एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो, मोर देन देयर इंडियन नेशन स्टेट से ज़्यादा बॉन्डिंग होना रीजनलिज्म कहलाता है। अब रीजन क्या होता है, क्या है भाई रीजन, है ना। रीजन इज एन एरिया ऑफ अ लैंड दैट हैज़ एन कॉमन फीचर्स। उसके अंदर कॉमन फीचर्स होंगे और ये कॉमन फीचर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसे नेचुरल, आर्टिफिशियल फीचर्स। नेचुरल क्या क्या होंगे। नेचुरल होगी भाई वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये हो गए नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या हो सकते हैं फीचर्स, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, किस टाइप की गवर्नमेंट है, कैसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। ओके फिर रिलीजन कौन सा है उस पर्टिकुलर रीजन में। ये सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करके एक जगह की एक आइडेंटिटी बनाती है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी की एक अपने आप में एक इमेज बनाती है, उसको बोलते हैं रीजन। ओके अगर मैं आपको बोलूं कि आप दिमाग में सोचिए महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, आपके दिमाग में ठक जैसी एक इमेज बनेगी कि तट के किनारे रहते हैं, उनकी फूड हैबिट्स कैसी होंगी, वो फिश खाते होंगे, राइस का कंजम्पशन ज़्यादा होगा वहाँ पे, वो लुंगी पहनते होंगे, है ना। वहीं पे मैं आपको बोलूँ कि सोचो उत्तर प्रदेश में आप सोचोगे किसान पाएंगे, है ना। वहीं मैं बोलूँ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक आपके दिमाग में इमेज बनेगी। वहीं बोलूँ गुजरात, तो जो इमेज बनती है वो उस पर्टिकुलर रीजन के नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स के कारण बनती है और इसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर रीजन। और अब इसके आगे रीजनलिज्म क्या होता है। रीजनलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ऑन रीजन, अपने इलाके से एक बहुत जुड़ाव फील करना। फॉर एग्जाम्पल
In India, people identify themselves on the basis of their state. तमिलनाडु में रहने वाले को क्या बोलेंगे? तमिलियन. बंगाल में रहने वाले को बंगाली, बिहारी, मोर देन द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडियन. ये रीजनलिज्म होता है. रीजनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल मूवमेंट दैट सीक्स टू एडवांस द कॉजेस ऑफ रीजन्स. वो पर्टिकुलरली अपने रीजन को प्रमोट करने की बातें करते हैं, वहाँ पे अच्छी बातें लागू करवाने की बातें करते हैं. एज ए प्रोसेस इट प्लेज रोल विद इन द नेशन एज वेल एज आउटसाइड द नेशन, दैट इज एट इंटरनेशनल लेवल. बोथ टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म हैव डिफरेंट मीनिंग, हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, पॉलिटी, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, कल्चर डेवलपमेंट. अब ये जो रीजनलिज्म की फीलिंग है, ये जब हम एक इनिशियल स्टेज पे बात करते हैं तो हमारे गांव से ही चीज़ लागू होती है, हमारे घर से ही लागू होती है. एक बात सोचो, अगर आपके स्कूल में कंपटीशन है, कोई भी कंपटीशन है, तो या तो आप सोचेंगे कि आपका ग्रुप जीते, फिर आपका ग्रुप नहीं जीते तो आप सोचेंगे आपकी क्लास में से कोई बच्चा उसमें जीते. क्लास में से भी नहीं, अगर इंटर स्कूल कंपटीशन है तो आप सोचेंगे आपका स्कूल उस कंपटीशन को जीते. वही चीज़ पूरे स्टेट में, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट लेवल पे, तो आप सोचेंगे मेरी डिस्ट्रिक्ट जीते. जब नेशनल लेवल की बात आएगी तो आप सोचेंगे आपका स्टेट जीते. सेम चीज़, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट है तो आप सोचेंगे आपका देश जीते. ओके, तो देश वाला कॉन्सेप्ट जब आता है तो यही रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट आपका इंटरनेशनल हो जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे. और रीजनलिज्म के कुछ डिफरेंट इंपैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे. और वो कौन से पर्टिकुलर एरियाज पे होंगे? वो होंगे आपके सोसाइटी के ऊपर, आपके देश की पॉलिटी, आपकी जगह की पॉलिटी, वहाँ आपकी डिप्लोमेसी पॉलिसीज़ कैसी बनानी है, इकोनॉमी कैसी होगी आपकी, सिक्योरिटी कल्चर कैसा होगा आपका, ओके, एंड डेवलपमेंट कैसी होगी. रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट का इन सारी की सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट होगा ही होगा, वेदर दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. नेक्स्ट, अब कुछ फैक्टर्स आपके रीजनलिज्म को रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया के अंदर. वो क्या क्या हो सकते हैं? हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इतिहास के कारण. ओके, कहीं पर अगर हिस्टोरिकली कोई कम्युनिटी अलग है, ओके, पूरे देश से, जैसे गोवा के अंदर आप देखेंगे, गोवा को हमने पोर्टुगीज से 1961 में इंडिपेंडेंस करवाया था, उनसे लिया था. तो वहाँ का जो आज के दिन भी कल्चर है वो थोड़ा सा अलग है. तो उसके अंदर आपका आ गया कि वो कल्चरली जो रीजनलिज्म दिखता है हमें गोवा के कल्चर में, वो थोड़ा सा अलग है, वो अलग से दिखता है. ये आपका हिस्टोरिकल फैक्टर के कारण दिखता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आज़ादी के बाद तक पोर्टुगीज का राज रहा था, 1961 तक. फिर लिंग्विस्टिक फैक्टर्स, हमने अपने पॉलिटी की क्लासेस में देखेंगे कि भाषा के आधार पर बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे हैं अपने देश में. ओके, और जब हमारे देश को 1947 के अंदर आज़ादी मिली, ओके, और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया. बट इतने बड़े देश को एडमिनिस्टर करना कोई आसान बात नहीं थी. तो हमें क्या करना था? अब पूरे देश को डिवाइड करना था कि अच्छे से इसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सके, लॉ इन्फोर्समेंट पूरे देश में हो, जस्टिस प्रोवाइड किया जाए. तो हमें ऑन द बेसिस टू गवर्न आवर कंट्री इन अ बेटर वे, वी वर आस्क्ड टू डिवाइड आवर कंट्री इन पार्ट्स ऑफ स्टेट के रूप में हमें उसको डिवाइड करना था. तो हमारे पास क्वेश्चन आया, किस आधार पर डिवाइड करें? क्या रिलीजन के आधार पे कर दें? बिल्कुल नहीं. अगर रिलीजन के आधार पे करते तो वही भारत पाकिस्तान वाली बात हो जाती, राइट. तो हमारे पास क्वेश्चन आया कि हम लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं.
फिर इसी के अंदर 3 कमीशन आएंगे, डी जे फैजल अली, धार कमीशन, जेवीपी कमेटी और फैजल अली कमीशन। ये तीनों कमीशन आएंगे, ये लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड करने के लिए मना कर देंगे, जेवीपी कमेटी भी मना कर देगी। वहीं पे फैजल अली कमीशन बोल देगा कि हम लैंग्वेज के हिसाब से देश को डिवाइड तो कर देते हैं, पर देयर विल बी नो सच ए कॉन्सेप्ट कि एक लैंग्वेज के लिए हम स्पेशल एक स्टेट बनाएंगे। ओके, हम एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस को ध्यान में रखते हुए डिवीजन करेंगे। ओके, तो लैंग्वेज के हिसाब से हमारा कहीं ना कहीं रीजनलिज्म प्रमोट होता है। जैसे साउथ इंडिया के अंदर अगर हमारा जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उसके अंदर बोला गया था कि एक टाइम बिंग के बाद हम हिंदी को प्रमोट करेंगे एज आवर नेशनल लैंग्वेज। ओके, और ऑफिशियल लैंग्वेज सबसे ऊपर हिंदी को हम प्रमोट करेंगे। बट साउथ इंडियंस और नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे वो बोले कि इससे तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तमिल जो लैंग्वेज है वो बोले हमारी तो तमिल लैंग्वेज हिंदी से बहुत पुरानी है। फैक्ट भी है ये बात। और आप हम पे ये हिंदी ऐसे थोप रहे हैं जैसे पूरे के पूरे देश में इंग्लिश थोपी हुई है, तो हमारे लिए तो सेम ही बात हो गई। ओके, तो लिंग्विस्टिक फैक्टर रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट को इसलिए प्रमोट करता है कि लोगों में आज भी भाषाओं को लेकर विवाद छिड़ते रहते हैं। अगर आप नीचे साउथ इंडिया में जाएंगे और आप उनको बोलोगे कि हिंदी में बात करो तो वो बोलेंगे नहीं हम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? वो हिंदी में बात भी बिल्कुल जायज़ है। आपको यहाँ पर आकर वो बोलेंगे कि तमिल में बात करो तो आप बोलोगे यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके, सो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है रीजनलिज्म के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। रिलीजियस फैक्टर्स, कुछ जैसे खालिस्तान वाला जो इशू चल रहा है वो रिलीजियस फैक्टर्स के कारण चल रहा है। ओके, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले दंगे होते थे हिंदू मुसलमान के, एक रीजन में अगर मुस्लिम्स ज़्यादा थे तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स का आपस में क्या हो जाता था? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने देखा था कश्मीरी पंडित और मुस्लिम्स का जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था वो रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। 1992 का जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था वो रिलीजियस फैक्टर्स के कारण हुआ था। तो रीजनलिज्म का थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है कि धर्म के आधार पर हम रीजनलिज्म को कहीं ना कहीं आज फेस कर रहे हैं। आगे क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो सकता है भाई? कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एक तो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो नेशनल इंटरेस्ट को दिखाती है, वहीं पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जो पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए बनी होगी। जैसे हरियाणा की बात करें तो एक जेजेपी पार्टी है, उससे पहले आईएनएलडी थी। वो हमेशा हरियाणा के बेनिफिट की बात करेंगे, वो पूरे देश की बेनिफिट की बात में करेंगे। पर जो आपकी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पूरे देश को एज अ होल कंसीडर करके, WHO होल कंसीडर करके बातें करेंगे। सो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं? नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज। अगर रीजनल पार्टीज है तो वो ऑब्वियसली सी बात है अपने रीजन के डेवलपमेंट की बात करेंगे, ना कि पूरे इंडिया देश की। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स है डेवलप्ड वर्सेस अंडर डेवलप्ड स्टेट। अब नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने पास भरपूर मात्रा में क्या है भाई? क्या है? भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज हैं, पर वो इतना डेवलप नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वहां तक पहुंचने में अभी इतना सक्षम हुई ही नहीं है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं कर पाए हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी बना सकें और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उनका डेवलपमेंट कर सकें। तो जब दो किसी भी स्टेट में डिफरेंशिएशन होगा डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड के बीच में, तो जो अंडर डेवलप्ड वाली स्टेट है वो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया करेगी। इसी से हमें देखने को मिलता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसके बाद आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस होंगी इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे फिर। ओके, नक्सलिज्म, नक्सलाइट्स, ओके, हिंटरलैंड टेररिज्म, ये सारी क्या बातें हैं? ये आपकी इकोनॉमिकल फैक्टर्स को डिफाइन करते हुए एक रिसेंटमेंट हैं लोगों के जो अपना वो ठीक करवाना चाहते हैं, वो अपने भी इलाके को चाहते हैं उनका भी डेवलपमेंट हो। वो कहीं ना कहीं फील करते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन प्रमोट ही नहीं हुई, वो फील करते हैं कि उनके वहाँ पे वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हो पाया जो
एक डेवलप्ड स्टेट के अंदर आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि दिल्ली के कंपैरिजन में आप दिल्ली को अगर मणिपुर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा आपको, राइट। एथनिक फैक्टर्स हैं कि लोग डिफरेंशिएट करते हैं साउथ इंडियन के अंदर, नॉर्थ इंडियन के अंदर, और वहीं पे नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के साथ और नॉर्थ वालों के साथ। तो जब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म की फीलिंग्स आ ही जाएंगी कि ये तो जैसे हम बोलना नहीं चाहिए मुझे क्लास में, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको चिंकी बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं रीजनलिज्म को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, और ये नेगेटिव फैक्ट है। वहीं पे साउथ इंडियन को हम बोलते हैं कि ये द्रविडियंस हैं, तो वहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में। हम ये नहीं सोच रहे हम इंडियंस हैं, हम उसके अंदर ही डिवीजन कर रहे हैं अपना, ओके। ये है एथनिक फैक्टर। इसके बाद है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चर इज कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, है ना। कल्चर क्या होता है भाई, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था, फूड हैबिट्स, क्लॉथिंग, और क्या होगा, लैंग्वेज। ये तीनों चीज बना के आपका कल्चर बनाती हैं, और कल्चर आपका हमेशा कनेक्टेड रहेगा ज्योग्राफी से। अब एक बात सोचिए, अगर इस्लाम के अंदर उनका जो सेरेमिनेशन प्रोसेस शुरू हुआ था उसमें वो लोगों को दबाते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। उनके पास लकड़ियां हैं ही नहीं, उनके पास खाना पकाने के लिए तो लकड़ी है नहीं, और आप उनको बोलो कि भाई आपको अगर इस इंसान का अंतिम संस्कार करना तो इसको जला दो, तो कहेंगे भाई इतने की लकड़ी लाएंगे, इससे अच्छा तो रेत में दबा देंगे, इसको डिकम्पोज ही तो करना है ना बॉडी को। तो वहाँ का जो कल्चर है, जो सेरिमिनेशन प्रोसेस होता है, वो वहाँ की ज्योग्राफी पे डिपेंड करेगा। सो कल्चरल फैक्टर्स और कल्चर इज ऑलवेज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, और हर इलाके की ज्योग्राफी अलग है भारत के अंदर। क्यों? अपने इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे जो भारत का नक्शा है, देश है, टेरिटरी है, हर टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन, हर टाइप का आपका फिजिकल फैक्टर्स ऑफ ज्योग्राफी मिलते हैं। तो पूरे देश के अंदर इतनी विभिन्नता है कि जिससे हम अलग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर थोड़ा सा अलग है। तो उस कल्चर में डिफरेंस होने के कारण, डाइवर्सिटी होने के कारण, कहीं ना कहीं रीजनलिज्म का एक फैक्टर कल्चरल भी हो सकता है। नेक्स्ट, कास्ट सिस्टम। सेकेंड लेक्चर ऑफ योर सोसाइटी वॉज फुली बेस्ड ऑन दिस, ओके। रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स। अब रीजनलिज्म के अंदर क्या है, हमने देखा छठ पूजा बिहार में होती है। तो जब ये, और इसका पॉजिटिव फैक्टर भी क्या है, वो क्या है, इंटरमिंगलिंग हो रही है अपनी। अब हमारी जो सोसाइटी है वो सैलेड पॉट के अंदर जा रही है। सैलेड पॉट क्या होता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था आपको। जब हम अपने कल्चर की कुछ चीज़ें मिक्स कर एक हेट्रोजीनियस कल्चर डेवलप कर लेते हैं, ओके। सो रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स के कारण भी एक रीजनलिज्म की फीलिंग क्या होती है, अपनी प्रमोट होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ सन ऑफ सॉइल। अब ये सन ऑफ सॉइल की क्या बात है, सन ऑफ सॉइल, मिट्टी के बच्चे। आप जिस मिट्टी से बिलोंग करते हैं उस पे आपका ज़्यादा हक है। ये कॉन्सेप्ट आपका 1950 से यूज हो रहा है। सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्राइन एक्सप्लेन्स अ फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म विच इज इन डिस्कशन सिंस 1950। अकॉर्डिंग टू इट, a state specifically belongs to the main linguistic group inhabiting it, or that the state constitutes the exclusive homeland of its main language speakers who are the son of the soil or local residents। महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे कि स्पेशली मुंबई के अंदर जो 50% पॉपुलेशन है वो माइग्रेंट्स की है, और 50% वहाँ के ओरिजिनल जो रहने वाले थे, रेजिडेंट्स थे, उनकी है। तो उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र फॉर मराठी पीपल्स, महाराष्ट्र फॉर मराठी पीपल, जो लोग मराठी बोलते हैं उनका महाराष्ट्र पे ज़्यादा हक है और लोगों से। तो क्योंकि उन मिट्टी में वो जन्मे हुए हैं, उनका पूर्णतः उस पर अधिकार है। तो सन्स ऑफ सॉइल का मतलब है
उस मिट्टी पे उनका ज़्यादा अधिकार है, जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, जो वहाँ पे बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो बोलते हैं। कुल। नेक्स्ट, वाई सन ऑफ द सॉइल? देयर रिमेन्स ए कंपटीशन फॉर जॉब्स बिटवीन माइग्रेंट एंड लोकल एजुकेटेड मिडिल क्लास यूथ। सेम, मुंबई के अंदर अगर बाहर के लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा जॉब को पाने के लिए, और जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो ऑब्वियसली वही लोग आए होंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, है ना। अपने घर को छोड़ के कोई दूसरी जगह जॉब लेने आ रहा है तो उसके अंदर क्वालिफिकेशंस तो हैं, पर वहाँ के जो लोकल्स हैं वो उनको compete नहीं कर पाते और इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। जब वो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करेंगे तो लोग भड़केंगे ना भाई, कहीं ना कैसे तो वो ये बातें करेंगे कि हमारा ज़्यादा हक है तुमसे। ओके, तो यहाँ से सन ऑफ सोइल का पहली चीज़ आती है। दिस थ्योरी वर्क्स मोस्टली इन सिटीज because here outsiders also get opportunity for education and etc. ये मोस्टली आपको शहरों में दिखेगा ये कॉन्सेप्ट, गांव में नहीं दिखेगा। गांव में कोई जाके ही खुश नहीं है। अब आप सोचो शहर से कोई गांव में काम करने क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज कम है। स्मार्ट विलेज है तो बात अलग है भाई। ओके, इन सच थ्योरीज मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इज ड्यू टू राइजिंग एस्पिरेशन। लोगों का क्या है भाई, जो वहाँ के लोकल्स हैं वो चाह रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, वो भी पैसे कमाएं, उनको भी जॉब्स मिले, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट लेके आते हैं वो। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी बात करते हैं कि आप अगर हमें वोट दोगे तो हम आपको जॉब दिलवाएंगे, हम जो बाहर से आए हुए लोग हैं ना उनको प्रमोट नहीं करेंगे, हम आपको जॉब दिलवाएंगे। इस बात पे पॉलिटिक्स होता है आपका। इकोनॉमी इज फेलियर टू क्रिएट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सन ऑफ सोइल का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं कर पा रही है, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोग विद्रोह तो करेंगे भाई। नेक्स्ट, रीजनलिज्म के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं? बिल्डिंग ऑफ द नेशन इफ द डिमांड्स ऑफ रीजन्स आर अकोमोडेटेड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। अगर पॉजिटिव डिमांड्स हैं और उनको पूरा किया जा रहा है तो एज एन ए नेशन को भी तो वो चीज़ सपोर्ट करेगी ना। अगर आप यूपी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यूपी किसका पार्ट है? इंडिया का ही है ना। जब यूपी डेवलप करेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी उसका कंट्रीब्यूशन जाएगा ही। रीजनल रिकॉग्नाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेटहुड, स्टेट ऑटोनॉमी गिव्स सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर रीजन एंड दे फील्स एम्पावर्ड एंड हैप्पी। एक जोश आता है लोगों में, मैं मराठी मानुस, है ना, वहीं पे बोलते हैं लोग मैं यूपी का, वहीं पे बोलते हैं क्या कि वी बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट, वी बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, वी बिलोंग टू हरियाणा, हम पंजाबी हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है जिससे इंसान हैप्पी फील करता है, एंथुसियास्टिक फील करता है ना। नेक्स्ट, रीजनल identities in India have not allowed defined themselves in opposition to and at the expense of national identity. Noticed a democratic effect of such process in the India's representative democracy has moved close to the people who feel more involved and show great concern of the institution of local and regional governments. भाई ये कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसा नहीं है कि देश की आइडेंटिटी के ऊपर ओवरकम करे। ये क्या है कि हाँ, हम देश तो हमारा सुप्रीम है, पर कहीं ना कहीं हमारी जो जुड़ाव की फीलिंग है वो अपने एरिया से भी है, राइट। द सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी इज गिवन ड्यू रिस्पेक्ट एंड इट हेल्प्स द रीजनल पीपल टू प्रैक्टिस देयर ओन कल्चर टू। अब रीजनलिज्म के कारण लोग एम्पावर्ड फील करते हैं कि हम अपने कल्चर को सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम अपने तरीके की लाइफ जी सकते हैं। वो पॉजिटिव पॉइंट है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है आपका, राइट। इसके नेगेटिव क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? थ्रेट टू द डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, यूनिटी ऑफ द नेशन, इट गिव्स इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बाय इंसर्जेंट ग्रुप्स। अभी बताया था आपको, नक्सलिज्म, नक्सलाइट, माओइस्ट, लेफ्ट विंग टेररिज्म, टेररिस्ट ग्रुप्स, हिंटरलैंड टेररिज्म, सेपरेटिस्ट स्टेट कॉन्सेप्ट, सक्सेशनिस्ट स्टेट कॉन्सेप्ट, वो सारे यहीं से आते हैं। देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पे बात करते हैं। ओके, तो जो मेजर एक पहला नेगेटिव क्या है, यूनिटी ऑफ द नेशन को इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। रीजनलिज्म आइडेंटिफाइज
impacts politics as day of coalition government and alliance are taking place. हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं थी तो जेजेपी का उन्होंने सपोर्ट लिया। सेम यही चीज हम देखते थे अकाली दल पंजाब में, यही चीज देखते थे हम महाराष्ट्र में। जो बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी वो बीजेपी के साथ क्या करती थी, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती थी, और कोलिशन गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती तो अनस्टेबल पॉलिटिक्स के कारण क्या होता है, वहाँ की गवर्नमेंट, वो स्टेट क्या करता है, वो प्रॉब्लम्स फेस करता है। जब भी गवर्नमेंट अनस्टेबल होगी वहाँ पे पॉलिसीज अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो रीजनलिज्म के कारण रीजनल पॉलिटिकल्स पार्टी की एस्पिरेशंस बढ़ती हैं, जिससे कोलिशन गवर्नमेंट का प्रोसेस आता है, और कोलिशन गवर्नमेंट को इतना स्टेबल आज तक नहीं माना जाता जितना एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी रूल को माना जाता है। ओके, रीजनल डिमांड्स बिकेम नेशनल डिमांड्स, policies are launched to satisfy regional demands. Example, MSP given to sugarcane. It was helpful for farmers in Maharashtra, but it was implemented across all states, resulting agitation of farmers belonging to UP, Punjab and Haryana. भाई महाराष्ट्र के अंदर क्या होता था कि जो गन्ने की खेती करते थे किसान, उनकी खेती में नुकसान होने के कारण, उनकी फसल बिकने के ना कारण वो आत्महत्या के केस ज़्यादा आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, शुगर केन के लिए लेके आए। पर ये एमएसपी क्या था, ये पूरे देश के लिए लागू हुआ। तो हमें प्रॉब्लम सिर्फ महाराष्ट्र की थी, बट ये लागू पूरे देश में हुई। तो जिसको ज़रूरत नहीं भी थी, यूपी, हरियाणा और पंजाब को, उसको भी इसके बेनिफिट्स मिले। तो कहीं ना कहीं ये एक बात आती है कि जो नेशन के रिसोर्सेज हैं उनको कहीं ना कहीं गलत जगह यूज किया जा रहा है। यहाँ पर शुगर केन के एमएसपी की इतनी आवश्यकता थी नहीं। जब भी सम रीजनल लीडर्स प्ले पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक, पहले ही बताया था कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपके एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, हम अपने देश, अपनी स्टेट के लोगों के लिए एक अलग से रिजर्वेशन डालेंगे, राइट। This leads to demand for separate states, and it has been observed that after creating small states, only few political leaders could run efficient government, else alliance runs government, which ultimately makes administration machinery ineffective. एक तो बड़ी स्टेट है, उसमें से ही हम अगर छोटी स्टेट को कार्व आउट करते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स भी तो डिवाइड होंगे। कोई ऐसा इंसान था जो पूरे एरिया को, पूरी स्टेट को बहुत अच्छे से गवर्न कर रहा था, है ना, बहुत अच्छे से पॉलिसीज बना रहा था। जब ये स्टेट अलग हो जाएगी तो लीडर्स, अब वो इसके लिए काम थोड़ी करेगा, तो कहीं ना कहीं इसको अपनी डेवलपमेंट को ट्रेड ऑफ करना पड़ा अलग से स्टेट बनने के लिए। ओके, और ये इनएफिशिएंट गवर्नमेंट को दर्शाएगा थोड़े टाइम के बाद। आगे क्या है, डेवलपमेंट प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड unevenly, focusing on regions to which heavy weight leaders are benefited। भाई क्या है इसमें कि डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो आपके पर्टिकुलर रीजन्स के लिए बनते हैं, ना कि वो आसपास के स्टेट्स के लिए बनाएंगे। जब भी रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट होगा, सेल्फिशनेस थोड़ी सी आएगी ही आएगी। ये यही पॉइंट बता रहा है लास्ट वाला। आगे चलते हैं भाई। Law and order is disturbed, agitations with massive violence takes place, and ultimately government is compelled to take harsh steps. Harsh steps में क्या है कि उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देना, उनको जेल में डाल देना। जब भी रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा, लोग अलग स्टेट की बात करेंगे, बेतुकी डिमांड भी आएंगी जिनका कोई मूलभूत कोई फंडामेंटली नहीं है, वैसी वैसी डिमांड्स भी आएंगी। उसमें गवर्नमेंट को हार्श स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उनको भगाना पड़ेगा वहां से। ओके, रीजनलिज्म ऑल्सो बिकम्स हर्डल इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। हमें देखने को मिलता है कि यूएन में आजकल जम्मू कश्मीर में जो हमने 370 हटाया है उसको लेके बातें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म के कारण हमारी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो इफेक्ट होती है। Regionalism induced violence disturbs the whole society. People are
people are killed, student cannot attend the schools, colleges, tourism cannot be promoted, etc. सेम वही 370 वाला एग्जाम्पल जब हमने कश्मीर में हटाया था तो ये सारे चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली थी। बच्चे ना तो अच्छे से पढ़ पाए थे, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ रोक दी गई थी, ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता था, जो टूरिस्ट जाते थे उस पर स्टे लगा दिया गया था कुछ टाइम के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ वहाँ की इकोनॉमी पे भी इफेक्ट डाल रही थी। दिस इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अभी बताया, इन सारी बातों को देश की ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी सब पे फर्क पड़ेगा एक रीजनलिज्म के कारण। इम्पैक्टेड सोसाइटीज रिमेन अलूफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट, क्रिएटिंग फर्दर गल्फ। अब नेक्सलाइट्स को जब आप देखेंगे तो वो इस रीजनलिज्म की लड़ाई में इतना लड़ते रहते हैं कि अपने डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ विद्रोह पे ध्यान देते हैं। वो कहीं ना कहीं जो आपकी एक मुख्य धारा में रहने वाली सोसाइटी है उससे बिछड़े ही रह जाएंगे, वो साथ लेके ही नहीं आ पाएंगे। अब इसके सॉल्यूशंस देखेंगे आगे कि रीजनलिज्म को हम काउंटर कैसे कर सकते हैं। ओके, ऑन द बॉर्डर फ्रंट इट हार्म्स इंडियाज स्टेटस इन ग्लोबल एरेना एंड बिकम्स ए हार्डल इन बिकमिंग ग्लोबल पावर और वर्ल्ड लीडर। अगर आपको वर्ल्ड लीडर बनना है, ओके, तो पहले तो अपने घर को तो सुधारो। आपके बॉर्डर इश्यूज हैं, खालिस्तान, जम्मू कश्मीर, इन सब बॉर्डर इश्यूज के कारण आपकी इंटरनेशनली थू होती है। आप बात करते हो विश्व गुरु बनने की, विश्व गुरु ऐसे नहीं बना जाएगा, पहले अपने घर की प्रॉब्लम्स को सुधारो। तो रीजनलिज्म्स को काउंटर करना हमारा एक इंपॉर्टेंट कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है। फेडरलिज्म एंड रीजनलिज्म दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनमें कॉमनिटी है, वो देखते हैं भाई। फेडरलिज्म, पहली बात होता क्या है?